शुरुआत में जो लड़के या जो लड़कियों के पास मैसेज सेंड करते थे, एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुने, एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुने, तो वो क्या करते थे, एक बार वो कहती चलो बताओ क्या कहना चाहते हो, वो धीरे 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 करके उनको कन्विंस कर लेते थे, फिर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती थी और फिर उनको चीट करते थे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड इन हेल्थ एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे लेसन 5 हमारा सोशल इन्फ्लुएंस। जैसा कि हमने सोशल साइकोलॉजी में स्टडी किया था, 1 बाय 1 वो हर एक टर्म जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की थी उन पर एक कंप्लीट चैप्टर है, जैसे एटीट्यूड, प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, ग्रुप डायनामिक्स। इसी तरह सोशल इन्फ्लुएंस पे भी एक कंप्लीट चैप्टर है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं, कॉन्सेप्ट्स भी ज़्यादा हैं, टॉपिक भी ज़्यादा है, सब कुछ इसमें ज़्यादा है। तो MPC 004 4 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये MPC 004 का 5th लेसन है। तो चलिए, माय नेम इज़ अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टॉपिक है हमारा इस वीडियो का सोशल इन्फ्लुएंस। इसी पे सब टॉपिक हैं इसके, बाकी के सब टॉपिक्स हैं इसके। सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर जो सभी टॉपिक्स आते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, वो टॉपिक सभी कवर करते हैं। तो सोशल इन्फ्लुएंस हिंदी मीडियम वालों के लिए ये क्या है? सामाजिक प्रभाव, ये कह सकते हैं। अब ये होता क्या है? सोशल इन्फ्लुएंस कभी आपने भी फेस किया होगा, या मैंने भी फेस किया है, या हम सभी ने भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप, कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप पर क्या डालता है, अफेक्ट डालता है। किस फॉर्म में? उसके थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इट मे बी पॉसिबल कि चेंज भी कर दे। दैट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन एंड सिचुएशंस। ओके, सो सोशल इन्फ्लुएंस आप समझ गए हैं। कोई भी इंडिविजुअल, हमने सोशल साइकोलॉजी की क्या डेफिनेशन की थी, आपको याद है? अब तक तो आपको याद हो जानी चाहिए, मैं हर वीडियो में शुरुआत में इसी की डेफिनेशन करता हूँ। सोशल साइकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल के थॉट प्रोसेस, फीलिंग्स, इमोशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर, एक्शंस, इन सभी पर इफ़ेक्ट डाला जाता है। किसके द्वारा? कोई अदर पर्टिकुलर सोसाइटी होगी, वो उसके ऊपर अफेक्ट डालेगी, उनको चेंज करने की कोशिश करेगी, या कोई अनदर पर्सन जो उसकी इमेजिनेशन में है, या कोई जो ग्रुप जो उसकी इमेजिनेशन में, या एक्चुअल प्रेजेंस और इमेजिन प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप और इंडिविजुअल और अदर पर्सन्स विच अफेक्ट ए इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस, बिहेवियर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्शंस, एवरीथिंग गोइंग टू बी चेंज। सो उसको कहेंगे, उन स्टडीज़ को कहते हैं हम सोशल साइकोलॉजी। यहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंस बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर उल्टा कर दिया गया है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है, कोई भी इंडिविजुअल और ग्रुप किसी भी दूसरे व्यक्ति की इन सभी चीज़ों पर थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, इफेक्ट करता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सोशल इन्फ्लुएंस। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? सोशल इन्फ्लुएंस। मैं इस टर्म पे इसीलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये आप समझ जाएंगे तो आपको लगभग चैप्टर समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप आपको सोशल इन्फ्लुएंस समझ आ गया होगा। ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके अंडर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप किसी दूसरे को प्रभावित करता है। किस फॉर्म में? उनके थॉट्स को चेंज करके, फीलिंग्स को चेंज करके, एटीट्यूड, बिलीव और बिहेवियर में हेरफेर बदल करके, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। It involves the impact of social factors such as presence, actions, opinions, expectations of peers, families, authority figures, society as whole, and individual decision and actions. ये छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। आपने कभी अगर आप 25-26 के अराउंड हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, तो आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा अब तुम शादी कर लो, डालते हैं ना थोड़ा प्रेशर। और शायद आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर भी हो जिसकी बात आप टाल ही नहीं सकते, जिसको आप कन्विंस करके रखते हैं कि भाई मामा जी आप भी 2 साल रुक जाओ, उसके बाद शादी का देखेंगे। मामा जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं 2 साल, लेकिन मामा जी पे कितना प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चे को शादी के लिए मनाओ। वो दिल्ली से आ रहे हैं या चंडीगढ़ से आ रहे हैं आपके मामा जी और कहते हैं कि बेटा जल्दी शादी करो, अब तो आपको करनी ही पड़ेगी। वो पीयर प्रेशर, या आप 10th क्लास में या +2 क्लास में आपने अपनी स्ट्रीम को चूज़ करना है, आप करियर काउंसलिंग की बजाय आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा
मेडिकल ही ले लो या नॉन मेडिकल ले लो। मेडिकल नॉन मेडिकल को अगर मन ना करे तो बाद में छोड़ देना, स्कोप काफ़ी है, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट हर कहीं घुस सकता है ना। तो आपके पास क्या, आपके ऊपर क्या डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, ठीक है। क्या इससे क्या होगा, इस प्रेशर से वो जो प्रेजेंस है उन लोगों की, जो वो एक्शन कर रहे हैं, जो वो आपके ऊपर चीज़ों को थोप रहे हैं, वो क्या हो रहा है, आपके डिसीजन पर अफेक्ट डाल रहा है, आपके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, आपके एटीट्यूड, बिहेवियर सभी को चेंज कर देगा। इसी को कहेंगे सोशल इन्फ्लुएंस। अब सोशल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए ना कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स में फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन सभी को हम समझेंगे। सोशल इन्फ्लुएंस में सबसे पहले हम समझेंगे माइनॉरिटी इन्फ्लुएंसेस। माइनॉरिटी इन्फ्लुएंसेस में कौन सा एग्जाम्पल लेंगे हम, सेक्शन 377 प्लस LGBTQ, या फिर चिपको आंदोलन, या फिर दलित राइट्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये सभी मेन और रिसेंट के एग्जाम्पल हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर को सभी जानते हैं, सेक्शन 377 अगर आपने न्यूज़ देखी है तो आप इसके बारे में भी जानते हैं। और चिपको आंदोलन जो आई थिंक 1970 के अराउंड, ये आप कंफर्म कर लेना कब हुआ था। इस चिपको आंदोलन में भी माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं ये। अब ये एग्जाम्पल्स क्या कहते हैं, इन एग्जाम्पल्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, आमतौर पर आपने क्या देखा होगा, मेजॉरिटी इन्फ्लुएंसेस होता है कि एक बड़े पैमाने के पावरफुल लोग छोटे तबके को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप मान लीजिए कंपनी में हैं, आप कंपनी के ओनर हैं और आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो कि 50-60 के अराउंड है, और आप उन पर हुक्म चलाते हैं। आप क्या करते हैं, उनको ऑर्डर देते हैं, और वो जैसे आप कहते हैं हरी अप, जल्दी आज मुझे इतना काम चाहिए, बस आप करके देंगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस हो रहा है कि जो मेजर ग्रुप के बंदे हैं या जिसमें नंबर ऑफ़ पीपल्स ज़्यादा हैं, जब आपके जो कोऑर्डिनेटर्स और भी काफ़ी कंपनीज़ के ओनर्स का साथ आपके हैं, तो आप उन जो एम्प्लॉयज़ को आप प्रेशराइज कर रहे हैं। ये सब छोटा सा एग्जाम्पल। लेकिन माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस क्या होता है, जस्टिस के अपोजिट। जस्टिस के अपोजिट क्या होगा इसमें, जैसे कि चिपको आंदोलन का एग्जाम्पल लेते हैं। चिपको आंदोलन में एक व्यक्ति, इन्होंने क्या किया, जब पेड़ों को काट रहे थे यूके में, उत्तराखंड में, तो वहाँ पर उन्होंने पेड़ को ऐसे जकड़ लिया कि या तो आप हमें काट दीजिए या पेड़ को छोड़ दीजिए। इनके सपोर्ट में काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए, धीरे धीरे करके लोगों के झुंड है जो पेड़ों के चारों तरफ है, जो घेरा डाल के खड़े होने लगे और बोले कि अब आप या तो हमें काट दीजिए या पेड़ों को काट दीजिए। तो ये था चिपको आंदोलन कि हम पेड़ से चिपक गए हैं, हम पर्यावरण को बचाएंगे। एक एनवायरमेंटल सेफ्टी की एक मुहिम चलाई गई थी उस टाइम, और धीरे धीरे करके क्या होने लगा, उनके साथ नंबर ऑफ़ पीपल जुड़ गए। तो ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए पहले दिया क्योंकि माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस में क्या होता है, सबसे पहली जो बात होती है, माइनर ग्रुप होता है जो नंबर्स में भी थोड़ा होता है, हम ये कह सकते हैं, या रिलीजियस वाइज जो इनके जिस उस पर्टिकुलर एरिया में कम्युनिटी में लोग हैं जो कम होते हैं, या फिर उनको छोटा समझा जाता है लोगों की सोच में। अब आप देखना चेंज कितना बड़ा आता है धीरे धीरे करके। तो सोशल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट दैट रेफर टू एबिलिटी ऑफ ए स्मॉलर ग्रुप और इंडिविजुअल टू चेंज द एटीट्यूड, बिलीव, ओपिनियन और बिहेवियर ऑफ ए लार्ज ग्रुप और सोसाइटी। यहाँ पर चिपको आंदोलन में क्या किया, एक व्यक्ति ने शुरुआत की, उसके साथ फिर एक और जुड़ गया, फिर और जुड़ गए, और ऐसे जुड़ते जुड़ते उन्होंने क्या किया, उनकी कैपेबिलिटी को शो किया जा रहा है। जो एबिलिटीज़ हैं, क्या किया उन्होंने, एटीट्यूड को चेंज किया, बिलीव को चेंज किया, ओपिनियंस बदल दिए, किन के, लार्ज ग्रुप के या एक बड़ी सोसाइटी के। ठीक है, भले ही उनके नंबर्स है जो थोड़े हों। अब ये मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि कौन कौन से की टर्म्स है जो माइनॉरिटी इन्फ्लुएंसेस को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कैसे, मान लीजिए आप भी किसी माइनर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और कैसे हम चेंज लेके आ सकते हैं, एक मेजॉरिटी ग्रुप पर कैसे इफेक्ट डाला जा सकता है, ये समझते कुछ की पॉइंट्स हैं। पहला की पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। जो भी आप काम कर रहे हैं
मेजॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट उसको कंसिस्टेंटली करना होगा। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस इन एवरीथिंग। समझ रहे हैं? अगर आप स्टडी कर रहे हैं कंसिस्टेंसी से करें, आप कामयाब होंगे। अगर आप मेहनत आप कहीं अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी से एक ही बिजनेस पर फोकस करें, आप कामयाब ज़रूर हों। तो कंसिस्टेंसी माइनॉरिटी ग्रुप में भी उन्होंने लगातार उस पेड़ बचाओ मुहिम, चिपको आंदोलन को जारी रखा। कमिटमेंट, they are committed to their actions, their thinking process, their ideas। वे ऐसा नहीं है कि ठीक है 2 दिन उन्होंने सोचा कि चलो हम ना करेंगे, हम करेंगे, लेकिन तीसरे दिन या चौथे दिन उन्होंने सोचा यार छोड़ना क्यों, हमें काट दिया तो फिर क्या होगा, है ना। तो कमिटेड होना पड़ेगा हमें कि हम स्टडी कर रहे हैं 1 घंटा डेली। 1 घंटा डेली तो सही है, 1 घंटे में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो 14 घंटा में मीन्स 15 दिन में हमारी एक बुक कंप्लीट हो गई। अगर हम एग्ज़ाम तक ऐसे ही चलते रहे तो हमारे पास 3-4 बुक्स है जो कंप्लीट हो जाएंगी। अभी सितंबर है, दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे आपके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो समझ लीजिए 6 की 6 बुक कंप्लीट हो गई आपकी। देखिए कितना बड़ा चेंज है कंसिस्टेंसी से और कमिटमेंट से। आपको कमिट करना होगा आपका 1 घंटा की मैं यहाँ पर ही डिवोट करूँगा। तो कमिटमेंट, माइनॉरिटी ग्रुप है जो इस तरह, माइनॉरिटी ग्रुप इज़ हाईली कमिटेड टू इट्स पोजिशंस, इट कैन हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द मेजॉरिटी। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास सोशल वैलिडेशन। अब सोशल वैलिडेशन क्या होता है? आपको समाज से अप्रूवल मिल रहा है, लोग आपके ओपिनियन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपके साथ इकट्ठा हो रहे हैं। नॉर्मेटिव चेंज दोनों एक साथ कर रहे हैं हम। क्या हो रहे हैं? When individual perceive that others in the majority group are considering or adopting the minority perspective, it can be strengthen the influence of the minority। आपको समाज में क्या मिल रहा है कि हाँ, दूसरे स्टेट से भी कहा जा रहा है कि देखो चिपको आंदोलन शुरू किया, हम भी उनके सपोर्ट में चलते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि सबसे फ्रेश एग्जांपल लेता हूँ किसान आंदोलन, जिसमें देखिए आप जब पंजाब के जो यूथ था वहाँ पर खड़ा था, जब उन्होंने देखा कि ठीक है काफ़ी नंबर ऑफ पीपल्स जमा हो रहे हैं, तो हरियाणा से भी लोग जाने शुरू हो गए, राजस्थान से भी लोग आना शुरू हो गए, वो उनके सपोर्ट में जाने लगे कि वहाँ उन्हें दिखा कि वहाँ पर चेंज होगा ही होगा, गवर्नमेंट को उनके जो राइट्स को वापस लेना ही लेना होगा। तो नॉर्मेटिव चेंज, नंबर्स में भी एक बड़े पैमाने पर चेंज आ जाता है। ये 4 कीज़ हैं जो कि माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अंडरस्टैंड? तो ये था माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस, हमारी पहली की हो गई है। सेकंड आती है हमारे पास परसुएशन। अब परसुएशन क्या होता है? देखिए, आपने कभी किसी को मनाया है कभी कि मम्मी मुझे टूर पे जाने दो प्लीज़, मुझे देहरादून के लिए स्कूल में टूर है, मुझे जाने दो प्लीज़। आपकी मम्मी कहते हैं नहीं नहीं जाना बेटा, फिर आप कहेंगे एटलीस्ट मुझे स्कूल तक तो जाने दो, है ना। अभी ये तो ज़्यादा ही हो गया है ना, लेकिन मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ आपको, थोड़ा एंटरटेनिंग भी चलता रहेगा। तो परसुएशन में क्या करते हैं, जब हम इंटेंशनली अपने मैसेज को सामने वाले को देते हैं, वो डिपेंड करता है उसके मोटिवेशन पर, वो कैसे मैसेज को परसीव करेगा और किस तरीके से वो उसको सोचकर आपको रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो परसुएशन में क्या है ये हम चलते समझते हैं। 2 थियरीज भी आएंगी इसमें, मॉडल हैं 2। Persuasion is a social psychological refer to the process of intentional influencing someone's attitude, जहाँ पर हम इंटेंशन होती है कि हम इसके एटीट्यूड को बदल देंगे कि हाँ मैं अपनी मम्मी को मना लूँगा कि वो मुझे टूर पे जाने दे, या फिर मैं मना लूँगा मम्मी को, मम्मी मुझे ये वाला मोबाइल फ़ोन लेने दो। तो आप परसुएट कर रहे हैं अपने पेरेंट्स को कुछ करने के लिए, एटीट्यूड, बिलीव, बिहेवियर किनका, उनका चेंज करने का। ये सभी किस पर डिपेंड होते हैं? कम्युनिकेशन पर, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पर। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होगा तो आप अगर बिजनेस करते तो आप अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाएंगे। आर्ग्यूमेंट्स पर, अपील्स पर, आपकी स्ट्रेटेजी, आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए अब ये आगे ना कैसे हमारी लाइफ में किस तरह जो चीज़ें ये अप्लाई होती हैं, ये देखिएगा आप। परसुएशन का एग्जाम्पल ना मुझे लगा सबसे बेहतर मोबाइल फ़ोन ख़रीदना। अब ये शुरू होता है एलोबरेशन लाइक्लीहुड मॉडल से। पहला मॉडल है हमारा, परसुएशन की टेक्निक्स में आता है। इस मॉडल ने क्या कहा कि कैसे लोग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, ये 2 तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस की जाती है। इन्होंने कहा, इनका मानना था, इन्होंने इस जो थियरी में क्या एक्सप्लेन किया, हाउ पीपल प्रोसेस परसुएसिव मैसेज एंड मेक डिसीजन,
कि आपने कोई मैसेज सामने वाले को दिया, वो उसको कैसे परसीव कर रहा है उस मैसेज को यहाँ पर परसुएसिव मैसेज बोल दिया जाता है। और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इट मीन्स सामने वाला अपने बिहेवियर में चेंज करेगा या अपना ओपिनियन बदल लेगा। सिमिलर, अब कैसे, इन्होंने कहा कि परसुएसिव मैसेज ना 2 अलग अलग रूट यूज़ किए जाते हैं ब्रेन में। 2 अलग अलग रूट हैं, एक तो सेंट्रल रूट है और एक है पेरिफेरल रूट। अगर सेंट्रल रूट से परसुएसिव मैसेज जाता है तो इट मीन्स आप डिसीज़न चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, सामने वाले के बिहेवियर को बदल देंगे। पेरिफेरल भी बदल सकता है, लेकिन कंडीशंस समझेंगे कैसे, रूट किस तरह दोनों अलग हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदने के लिए और आप जो शोरूम में गए, ठीक है। अब आपके मर्ज़ी, आप कौन सा भी ख़रीदे, ठीक है। आपने क्या किया, आपको कंप्लीट नॉलेज है, आप ऑलरेडी तैयार होके गए हैं कि हाँ मुझे इस तरह के फ़ीचर का मोबाइल फ़ोन लेना है। आपने वही डिस्प्ले देखी, एमोलेड है, प्रोसेसर देखा 856 स्नैपड्रैगन, उसके बाद आपने रैम देखी, ओके 12 GB, या फिर आपने इंटरनल स्टोरेज देखा 256, प्राइस रेंज देखा ओ 35K, इट्स गुड, ये सही है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हेन इंडिविजुअल हैव बोथ, उसके पास मोटिवेशन भी है, एबिलिटी भी है। ये काफ़ी ज़रूरी है मैसेज को सेंट्रल रूट से होने की ना, एक ये जो क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इंडिविजुअल होगा, पर्सन होगा, उसका मोटिवेशन लेवल और उसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो मैसेज को कैसे परसुएट कर रहा है, कैसे परसीव कर रहा है परसुएसिव मैसेज को। सो दे आर मोर लाइकली टू टेक सेंट्रल रूट। अगर उसमें ये 2 चीज़ें हैं तो वो सेंट्रल रूट का यूज़ करेगा। दे एंगेज इन सिस्टमैटिक केयरफुल प्रोसेसिंग फोकसिंग ऑन मैसेज कंटेंट, वो मैसेज के कंटेंट और आर्ग्यूमेंट्स पर फोकस करेगा। जैसे कि ये मैंने बताया, ये तो एग्जांपल है कि आप फ़ोन लेने गए हैं, फ़ोन लेने के लिए आपको उसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए, कितने दिन वो चलेगा ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो जब हमें इन सभी बातों का पता होगा तो हम क्या करेंगे, मैसेज को यहाँ पर क्या करें, सिस्टमैटिक और केयरफुल प्रोसेसिंग करेंगे उस इंफॉर्मेशन को। और ये क्या होता है, जो परसुएशन थ्रू द सेंट्रल रूट, जो सेंट्रल रूट से जो परसुएशन होगा वो लॉन्ग लास्टिंग एटीट्यूड चेंज होगा, बिहेवियर चेंज होगा। अब इसको आप फ़ोन से कैसे कनेक्ट करते हैं, जिस फ़ोन को आपने इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए लिया है, उस मोबाइल फ़ोन को आप ज़्यादा लंबे समय तक रखेंगे, स्वाभाविक है। अगर मैं मेरे पहले फ़ोन की बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी S02 था। मैंने सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स 10th क्लास में जब मेरिट आई थी उसके बाद पापा ने दिलवाया था। तो उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनज़र रखते हुए, जो मैंने फ़ीचर्स थे फ़ोन के उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने वो फ़ोन, पापा लेके आए थे, सीधी बात है, मैंने नहीं ख़रीदा था। तो वो फ़ोन आज तक है, चलता है, ऐसी बात नहीं है। बस वो है कि वर्ज़न अपडेट हो गए हैं, सॉफ्टवेयर्स अपडेट हो जाने की वजह से अब उसमें रैम है वो 712 MB थी। तो अब देखिए कैसे ऑपरेट करेगा, लेकिन चलता है, उसे कॉलिंग अभी भी होती है। तो ये चीज़ें अगर हम सेंट्रल रूट प्रोसेस करते हैं मैसेज को, तो वो हमारे एटीट्यूड को चेंज करने, लॉन्ग लास्टिंग चेंज होगा हमारे एटीट्यूड में। सेकंड आता है हमारे पास पेरिफेरल रूट। पेरिफेरल रूट में क्या होगा कि मान लीजिए आप गए हैं किसी एप्पल के शोरूम में या फिर आप गए हैं MI के शोरूम में, किसी भी शोरूम में जाइए, सैमसंग के में, तो आपको वहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका जो आपसे मोबाइल फ़ोन की डील कर रहे हैं वो, मान लीजिए अगर लड़का गया है तो एक मैडम है और लड़की गई है तो एक लड़का है, ऑब्वियस है, अपोजिट सेक्स के जो पर्सन एम्प्लॉयज़ है जो वहाँ पर खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि आप इनको है ना क्या करेंगे, परसुएट करेंगे, कन्विंस करेंगे कि ये हमारा ये प्रोडक्ट ले। अब मान लीजिए व्यक्ति की जो रेंज है 18,000 की है और उसको क्या करके कन्विंस कर करके 23,000 तक लेके जाया गया कि सर इसके फीचर ना काफ़ी अच्छे हैं, सर मैं सब कुछ ठीक करवा दूँगी अगर कुछ भी दिक्कत हुई तो, या सामने वाले का जो ड्रेसिंग स्टाइल अच्छा है, बोलने का अच्छा नेचर है, उसका अच्छी तरह आपसे बात की, आपके साथ डील की, तो वहाँ आप कौन सी रूट प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, पेरिफेरल रूट, इस रूट का यूज़ करेंगे आप।
यहाँ पर मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, कोग्निशन रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पर आप पेरिफेरल रूट का यूज़ करते हैं। दे आर मोर लाइकली टू टेक पेरिफेरल रूट। दे रिलाई ऑन पेरिफेरल क्यूज सच एज अट्रैक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेटर, इमोशनल अपील्स, ह्यूरिस्टिक्स एंड डिसीजंस को ले लेते हैं। ये सरफेस लेवल तक होता है। टेम्परेरी लेवल शायद आप बाहर आके ये कहेंगे यार मुझे तो इतने का चपका लगा दिया उसने, है ना, मुझे तो ये चिपका दिया, देख फ़ोन में तो लेने गया था 18,000 रुपये का, 5,000 रुपये मेरे तो एक्स्ट्रा लगवा दिए, अब मैं इन 5,000 को कहाँ से एडजस्ट करूँगा। सर आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, वहाँ से स्वाइप करवाइए, हम आपके इंस्टॉलमेंट कर देंगे। इन सभी चीज़ों को आपने लाइफ में फेस किया होगा, है ना। अगर आप लॉजिकल सोचेंगे तो आप सेंट्रल रूट प्रोसेसिंग का यूज़ करें और अपनी जेब के अनुसार चलें। अब ये एग्ज़ाम्पल भी मैंने एक और राइट डाउन किया है, इंडियन ट्रेडिशनल मार्केट ऑफ क्लॉथ ब्रांड्स। तो आप कैसे कपड़ा खरीदते हैं ये आप एग्ज़ाम्पल खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो मॉडल आता है हमारे पास, सेकंड मॉडल, ह्यूरिस्टिक सिस्टमैटिक मॉडल, सिमिलर लगभग, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाउ इंडिविजुअल प्रोसेस परसुएसिव मैसेज एंड मेक डिसीजन। सेम है, कैसे जो मैसेज को प्रोसेस किया जाता है और डिसीजंस को कैसे लिया जाता है। दो प्रोसेसिंग रूट यहाँ पर भी बताए गए, एक सिस्टमैटिक रूट बताया गया, एक ह्यूरिस्टिक रूट बताया गया। सिस्टमैटिक रूट में क्या होता है, इन डेप्थ सिस्टमैटिक एनालिटिकल थिंकिंग, इंडिविजुअल हु एंगेज इन सिस्टमैटिक प्रोसेस क्रिटिकली इवेल्युएट द परसुएसिव मैसेज, कंसिडर्ड आर्ग्यूमेंट्स एंड एसेस द एविडेंस प्रेजेंटेड। जितने भी एविडेंस वहाँ पर पॉसिबल होंगे वो आप सभी देखेंगे। दे फॉर्म एटीट्यूड और मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन केयरफुल एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो मैंने एग्जांपल दिया था वो दोनों में बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक है। सिमिलरली ह्यूरिस्टिक्स में क्या होगा, आप ह्यूरिस्टिक बेस्ड अपने जो डिसीजंस लेंगे मेंटल शॉर्टकट्स का यूज़ करके, जजमेंट करेंगे क्विकली और एफिशिएंटली, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या सोचते हैं, यहाँ पर जो क्रेडिबिलिटी की बात आती है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है वो सोर्स क्रेडिबल है। इसका एग्जांपल एक और है जो हमने यहाँ पर योगा क्लास का लिया है। मान लीजिए आपके फ्रेंड है या आपको योगा क्लासेस चूज़ करनी है, अगर आप सिस्टमैटिक प्रोसेस से जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि हाँ सबसे पहला मेरा इंटरेस्ट है योगा में, दैट्स वाई आई एम वांट टू गोइंग इन योगा क्लासेस। और सेकंड आप देखेंगे कि बेस्ट योगा टीचर कौन है मेरे नियर बाय, बेस्ट योगा सेंटर्स कौन हैं, कौन कौन अच्छी अच्छी थेरेपीज़ देने को, मतलब जो भी होता है यार योगा में, अब मुझे इतना पता नहीं है। तो आप स्टूडियो देखेंगे, कन्वीनियंस देखेंगे नज़दीक का, उसका नेचर देखेंगे, 1-2 दिन की शायद आप ट्रायल भी लगाएं वहाँ पर। तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और हो सकता है ह्यूरिस्टिक में आप क्या करें, अच्छा सर है क्या, चलो यार मैं तो वहीं चलती हूँ, या अच्छा मैडम है, नहीं मैं तो वहीं जाऊँगी जहाँ पर मैडम सिखाएंगी, अच्छा तुमने बोल दिया ना बस अब तो मैं वहीं पर जाऊँगी। तो ये ह्यूरिस्टिक मेथड है जहाँ पर आप अपने सोर्स को क्रेडिबल मानते हैं और उसकी मान के आप है जो अपने डिसीजंस को बदल लेते हैं। तो ये था हमारे पास परसुएशन, ओके। अब आता है हमारे पास सोशल इम्पैक्ट थियरी। सोशल इम्पैक्ट थियरी देखिए बिब लेटने ने दिया ये कॉन्सेप्ट सोशल इम्पैक्ट थ्योरी। ये एक्सप्लेन करता है हाउ प्रेजेंस एंड एक्शंस ऑफ अदर्स इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स थॉट। वही सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन है ये, बस वहाँ पर इमेजिनेशंस और ये ऐड कर दिया जाता है। सोशल इम्पैक्ट थ्योरी का मीन्स है कोई सोसाइटी एक व्यक्ति के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, हाउ द प्रेजेंस एंड एक्शंस ऑफ अदर, किसी की होना और उनके एक्शंस हमारे पे क्या प्रभाव डालेंगे, ये सोशल इम्पैक्ट थ्योरी बताती है। अकॉर्डिंग टू थियरी सोशल इम्पैक्ट डिपेंड ऑन की स्ट्रक्चर। की स्ट्रक्चर कौन कौन से जो की फैक्टर्स हैं, स्ट्रेंथ, इमीडिएसी एंड नंबर्स। तो चलिए इसको और समझते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने चूज़ किया है। आप मान लीजिए आपके फ्रेंड की शादी में गए हैं और आपके 5 फ्रेंड्स हैं, टेबल पर बैठे हैं ऐसे, हो सकता है वहाँ पर भी चेयर है, ठीक है, आप ऐसे बैठे हैं और आपके 4 फ्रेंड ड्रिंक कर रहे हैं और स्मोक कर रहे हैं, आप नहीं करते, अभी तक आपने नहीं की, अब तक आप चल रहे हैं, कैसे भी आपने चलाया। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अरे यार आज तो अपने भाई की शादी है, कम से कम एक पैग तो लेना पड़ेगा ना, छोटा पैग प्लीज़ एक तो लो। तो वहाँ पर स्ट्रेंथ मैटर करती है
कि आपका सोर्स क्या है, कितना इन्फ्लुएंशियल सोर्स है। अब मान लीजिए आपको कोई थर्ड पर्सन कहे शादी में, यार एक पैग लेके देख लेना, आप ले लोगे? मतलब ही नहीं है यार। अगर आपका एक कश लगा के देखो, या तुम पहली बार अंडा खा रहे हो तो अंडा खा के देखो। इस तरह की बातों में ही है जो ये एग्जाम्पल मुझे अच्छा लगा। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, सोर्स को पहली बात तो स्ट्रेंथ देखे हैं कि कौन किसकी जो स्ट्रेंथ ज़्यादा है ना, किसका मैसेज स्ट्रॉन्ग है। आपके फ्रेंड का स्ट्रॉन्ग होगा, उसने कहा एक पैग लगा लें, तो आपने कहा नहीं यार रहने दो। अब सेकंड पॉइंट आता है इमीडिएसी। अब आपके फ्रेंड की बात है, एक बार 2 बार 10 बार मना कर दोगे, 11वीं बार तो शायद मुझे लगता है हर कोई मान ही लेगा, है ना। इमीडिएसी क्या कहती है कि आप उसके कितने नज़दीक बैठे हैं या आपके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये कहती है इमीडिएसी। अब नज़दीक है तो हम उसके शोल्डर पे हाथ रखेंगे, लेट्स कम ऑन यार, दिस इज़ लाइफ, वाई यू, है ना। ये कहते हैं ना कि भी हाउ कैन यू लिव विदाउट इट, दिस इज़ लाइफ, प्लीज़ ट्राई 1 पैग, आप कहेंगे, है ना। इस तरह की बात है आपको सुनने को मिलेगी। और आपके शोल्डर पे हाथ रखेगा और आपके चेहरे के पास क्या लेके जाएगा, पैग को लेके जाएगा, लगा ले। तो इस तरह की बातें आपको है जो देखने को मिलती है इमीडिएसी, सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर, अब तक तो एक ने ही कहा था, अब चारों ही पीछे लग गए हैं। अब सभी ने अपने अपने हाथों में गिलास उठाए और आपके शोल्डर पे हाथ रखा, आज तो तुझे पीनी पड़ेगी, आज तुझे नहीं छोड़ेंगे भाई, आज मेरे भाई की शादी है तो आज हम शराब पिएंगे। इस तरह की चीज़ें अक्सर देखने को मिल जाएंगी, है ना। ये डिसीजन वो चाहते नहीं कि मैं लूँ ये डिसीज़न, लेकिन फिर भी वो इन डिसीजंस को चेंज करते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ, इमीडिएसी एंड नंबर्स आपके फ्रेंड्स के जो ये की फैक्टर्स हैं आपको अफेक्ट करते हैं। तो सोशल इम्पैक्ट थ्योरी कैसे सोसाइटी के जो आपके कुछ लोगों के एक्शंस आपके बिहेवियर को, फीलिंग्स को चेंज कर रहे हैं। तो ये पीयर प्रेशर, आप यहाँ पर शादी की भी बात रख सकते हैं, शादी का एग्जाम्पल भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने शादी का नहीं रखा, थोड़ा अलग एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब आती है हमारे पास एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी। एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है, जिसको हम स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स थ्योरी भी बोलते हैं, अंडरस्टैंड। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है हाउ इंडिविजुअल फॉर्म एक्सपेक्टेशंस अबाउट द कॉम्पिटेंस एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स इन ए ग्रुप सेटिंग। कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, एक्सपेक्टेशन करता है किस चीज़ की, सामने वाले से। कैसे एक्सपेक्टेशन करता है कि ये ग्रुप ये काम कर सकता है, और उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बिहेवियर को, उसकी कॉम्पिटेंसीज को देखकर एक ग्रुप सेटिंग में हम उस सामने वाले व्यक्ति से क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यू विल बी ए बेस्ट लीडर, कि तुम ग्रुप में अच्छी डिबेट कर रहे थे, तुम एक लीडर बनने के लायक हो, या फिर तुमने ना वहाँ पर पेंटिंग में सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई तो तुम पेंटर बन जाओ, है ना। तो इस तरह की बात है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल अब आपको एक और ज़बरदस्त एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। यहाँ पर जो की पॉइंट है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कौन कौन से हैं। स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लाई करते हैं एक इंडिविजुअल में। इन एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, इंडिविजुअल पोसेस वेरियस सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच में इंक्लूड एट्रीब्यूट लाइक जेंडर्स, एज, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, एक्सपर्टीज। इनके बेस पर है जो आपके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, तो आपको भी पता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट लेवल ऑफ परसीव्ड स्टेटस और कॉम्पिटेंस विद इन द ग्रुप। इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझेंगे, मान लीजिए आप एक साइंस एग्जीबिशन में हैं और वहाँ पर एक अलकायदा या फिर ISI जो भी होता है वो, यार जो बदमाश होते हैं, बदमाश नहीं, इनको क्या बोलते हैं, आतंकवादी, है ना, यहाँ इसको लिख लेते हैं, आतंकवादी। एक ग्रुप है अलकायदा का जिसने आपको ऑब्जर्व किया, अरे यार बंदे में तो दम है, ये तो हमारे लिए बम बना सकता है ना। उसने आपकी कॉम्पिटेंसी को देखा, आपके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, आप सबसे अलग है, आपका चेहरा चमक रहा है। उन्होंने आप में क्या दिखा, देवता दिखा, कि हाँ ये हमारे लिए भगवान के स्वरूप है। तो उन्होंने क्या किया, आपके स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया। अब वो क्या करेंगे, आपको उठाएंगे और लेकर चलेंगे तो क्या करेंगे, उन आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना उनको जर्नलाइज करेंगे सभी पर। अब मान लीजिए उसने PhD की हुई है केमिस्ट्री में, अब केमिस्ट्री में उसने PhD की हुई है, वो बाकी अपने ग्रुप्स को कहेगा कि ये जो व्यक्ति है, ये पर्सन है, हमारे लिए क्या बनाएगा, बॉम्ब बनाएगा या जहरीली गैसें बनाएगा। तो जब सीधी सी बात है, अब आपको मैं कहूँ कि ये सामने वाले व्यक्ति ने ना PhD की हुई है, तो आप भी ये समझेंगे कि इसको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी, भाई इससे पंगा मत लियो।
तो ऐसे ही वहाँ पर क्या हो रहा है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर जर्नलाइजेशन किया जा रहा है। ठीक है, अब एक बार स्टेटस जर्नलाइजेशन को हम क्या कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं। पीपल जर्नलाइज देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस को जर्नलाइज करेंगे एक इंडिविजुअल के अबाउट, उसकी कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस इन स्पेसिफिक डोमेन बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परसीव्ड स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक। जो कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया उसी के बेस पर हम क्या कर रहे हैं, उनके जो परफॉर्मेंस और कॉम्पिटेंस के बेस पर उनकी एक्सपेक्टेशंस को जर्नलाइज किया जा रहा है एक अदर ग्रुप में। ठीक है, एक्सपेक्टेशन स्टेट, अब ये क्या है थर्ड में, दीज जर्नलाइज्ड एक्सपेक्टेशंस आर रेफर्ड टू एज एक्सपेक्टेशन स्टेट्स, कि अब आपसे क्या की जा रही है, एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आप हमारे लिए काम करें, है ना। अब एक जो पूरी कम्युनिटी अलकायदा की आप पर डिपेंड है कि आप हे प्रभु आप हमारे लिए बॉम्ब बनाएं, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, दे रिप्रेजेंट, एक्सपेक्टेशन स्टेट क्या रिप्रेजेंट करती है कि व्हाट ग्रुप मेंबर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल विद सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन करो अपने ग्रुप कॉन्टेक्स्ट में। आ रहा है ऐसा, अगर आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे ना तो शायद आपको समझना है, लेकिन ये एग्जाम्पल आप लीजिए, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस, अब क्या होता है, दीज एक्सपेक्टेशंस देन इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट। अब जो एक्सपेक्टेशन उस ग्रुप ने रखी कि आप हमारे लिए बॉम्ब बनाओगे ना, जहरीली गैसें बनाओगे ना, तो अब आप भी रिएक्ट करोगे, है ना। तो अब इंडिविजुअल इंटरेक्ट करता है और इवेल्युएट करता है ईच अदर विद इन ग्रुप, उस ग्रुप में people tend to allocated more resource opportunities influence to those they expect to be competent। अब लोग क्या करेंगे, जिस व्यक्ति ने उसकी कॉम्पिटेंसी को पहचाना, अभी चलिए पहले हम कवर कर लेते उसके बाद मूवी का नाम बताऊंगा। जिस व्यक्ति ने आपकी कॉम्पिटेंसी को पहचाना, आप उसको क्या मानेंगे, हाँ देखो इसने मेरी काबिलियत को पहचाना, इसने मुझे एक मौका दिया उभरने का, है ना। हो सकता है आप उस टीम में अपना पूरा पोटेंशियल लगा दे कि हाँ मैं बनाऊंगा बॉम्ब, तो ये सभी क्या हो, तो आप उसको क्या देंगे, ज़्यादा प्रेफरेंसेस देंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को एज कंपैरिजन टू जिसने आपकी जो काबिलियत को नहीं पहचाना। मूवीज़ में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि जो काबिल बच्चा है, अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, नाम मुझे नहीं पता उसका, अभी मैं भूल गया भाई। तो उसमें क्या होता था, एक लड़के का नाम है ना, मुस्लिम नाम था उसका, लेकिन वो क्या था, इंडियन गवर्नमेंट का एक एजेंट था, लेकिन एक अंडर कवर ऑपरेशन की वजह से वो क्या कर रहा था, एक ऐसे ही आतंकवादी को पकड़ने की कोशिश थी। तो वहाँ पर उसकी काबिलियत को पहचाना गया, इंडियन गवर्नमेंट ने उसके साथ बहुत बुरा किया, सब स्क्रिप्टेड है, ठीक है। उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे ही उसके साथ बुरा किया, लोगों की नज़रों में वो क्या हो गया, अलकायदा की तरफ हो गया, आतंकवादी ग्रुप की तरफ हो गया, कि इसने मेरी काबिलियत को पहचाना, मैं इसके लिए ही काम करूँगा। लेकिन आखिर में पता चलता है वो तो एक सोल्जर था, ठीक है। तो इस तरह बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस को आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एक्सपेक्टेशन स्टेट थ्योरी में क्या होता है। हमसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं और हम उन एक्सपेक्टेशंस के बिहाफ पर क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं, मान लीजिए आपने मैथ्स में टॉप किया 10th में और +2 में, तो आपके पेरेंट्स ने ये एक्सपेक्टेशन करना शुरू कर दिया कि आप है जो MSc मैथ्स से करेंगे, सीधी सी बात है, आपको डॉक्टर लगवाना है नाम के आगे, आप PhD मैथ में करें और बात करें। या फिर किसी बच्चे ने, एक और मूवी का जो एग्जांपल मैं प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूँ, एक बच्चे ने गलती से किसी चोर को पकड़ लिया, अब सभी की एक्सपेक्टेशन उससे क्या हो गई, ये तो पुलिस ही बनेगा, और आखिर में क्या होता है, वो DSP बनता है आखिर में। लेकिन वो उसका जो अंदर से जो आवाज़ आती है ना, इंटरनल वॉइस, वो ये नहीं कहती कि तुम पुलिस बनने के लायक हो, लेकिन वो फिर भी बनता है। आप देखिए कि सोशल प्रेशर और एक्सपेक्टेशन थियरी वहाँ पर कितनी अप्लाई हो रही है, हम रियल लाइफ एग्जांपल्स में देख सकते हैं इन चीज़ों को। तो आई होप आपको यहाँ से जो सोशल एक्सपेक्टेशन थियरी कवर हो गई होगी। अब एक जो आगे टॉपिक आता है वो है एरियाज़ ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर सोशल इन्फ्लुएंसेस आपको देखने को मिलेगा, और इन ये जो 3 टर्म्स हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे ना, कॉन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। एक बार हम इनकी डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इनके सब टॉपिक्स, इनके अंडर जो जो टॉपिक्स आते हैं वो भी।
कॉन्फॉर्मिटी, जैसा कि मैंने बताया, ये मैं तीसरी या शायद हमारी 4th वीडियो है जिसमें हम कॉन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस और ओबीडियंस की बार बार डेफिनेशन कर रहे हैं। कॉन्फॉर्मिटी वो इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी है, टेंडेंसी है, जहाँ पर वो क्या करता है, अपने बिहेवियर में चेंज लेके आता है इन ऑर्डर टू फिट किसी अदर ग्रुप में, जो फिट होने के लिए अपने बिहेवियर में चेंज लेके आना। हम कह सकते हैं इंडिविजुअल टू चेंज देयर एटीट्यूड, बिलीव्स, बिहेवियर टू मैच दोज ऑफ ए ग्रुप और सोसाइटल नॉर्म्स, उन सोशल नॉर्म्स में एडजस्ट होने के लिए। इट इन्वॉल्व गोइंग अलोंग विद द ग्रुप इवन इफ इट इज़ गोइंग अगेंस्ट वंस पर्सनल प्रेफरेंसेस और जजमेंट, जबकि वो उसके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मैच नहीं करता। एग्जाम्पल वही हंसी मजाक वाला कि आप आपके जो फ्रेंड सर्कल में आप मूवी देख रहे हैं, सभी थिएटर में हंस रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी हंसना शुरू कर देते हैं, है ना। तो इस तरह के जो कॉन्फॉर्मिटी उसको कहेंगे कि आप अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में चेंज लेके आ रहे हैं हम उस ग्रुप में सेटल होने के लिए, ठीक है। कंप्लायंस किसे कहेंगे? कंप्लायंस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट डिमांड करते हैं या डायरेक्ट कमांड देते हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक करें, इस तरह की। मैं नहीं कह रहा आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप देखिए, अदरवाइज़ आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, इट्स योर, आपकी मर्जी है ना। सो डेफिनेशन क्या होती है हमारी यहाँ पर कि इंडिविजुअल एग्री हो जाता है, एग्री करना, इंडिविजुअल एग्रीइंग टू ए रिक्वेस्ट और ए डायरेक्ट कमांड फ्रॉम अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफन विदाउट नेसेसरली चेंजिंग देयर अंडरलाइंग एटीट्यूड और बिलीव्स। मैंने कहा आपको, आप वीडियो को कंप्लीट देखिए। अदर यूट्यूबर्स कहते हैं कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको हम ये समझाएंगे, तो इस तरह की बात है, ठीक है। आप डायरेक्ट वहाँ पर क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखना शुरू कर देते हैं। ये है कॉम्प्लायंस का एग्जाम्पल, ठीक है। आपके लिए कंपलसरी नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ आपको, अगर आपका मन है, आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियोस देखिए, अदरवाइज स्किप करें और अपना काम करें, बेहतर रहेगा। ओबीडियंस की बात करते हैं। ओबीडियंस की बात अब मैंने कहा, या जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया, आप कहाँ गए, प्रिंसिपल ऑफिस में गए और आपकी प्रिंसिपल कहती है कि आई एम नॉट एबल टू हियर योर साउंड प्रॉपरली, सो प्लीज़ स्विच ऑफ द फैन फर्स्ट। सो आप क्या करेंगे, तुरंत जाकर भाग के स्विच ऑफ करेंगे फ़ैन को, या फिर आपके पेरेंट्स, वो प्रिंसिपल कहती हैं कि आप अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करें, जाएं, गो टू योर क्लास, तो आप तुरंत भाग जाएंगे वहाँ से, है ना। तो ये ओबीडियंस है, जहाँ पर आपको जो एक अथॉरिटी फिगर के द्वारा कमांड दी जा रही है और आप उस कमांड को बिना कुछ सवाल पूछे, विदाउट एनी सिंगल क्वेश्चंस, आप क्या कर रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शन को मान रहे हैं, आप उसका कहा मान रहे हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स थे, हमने 3 टर्म्स की, कन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस। अब कन्फॉर्मिटी का एक एग्जांपल है ऐश एक्सपेरिमेंट, जो मैंने बताया था। यहाँ पर हम सभी एक्सपेरिमेंट करेंगे, स्टैनफोर्ड, हॉफलिंग, मिलग्रिम, ऐश एक्सपेरिमेंट, ये सभी करने वाले हैं। तो अब आप वीडियो देखिए, अभी तक मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, मैं एग्जांपल्स देने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ और अभी भी आपको एग्जांपल्स काफ़ी अच्छे दिए जाएंगे। ऐश एक्सपेरिमेंट कॉन्फॉर्मिटी का एग्जाम्पल है, तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे बिलीव्स के अगेंस्ट जो हो रहा है हम उस पर क्या हो जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे और हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे इन ऑर्डर टू सेट ए पर्टिकुलर ग्रुप। एक ग्रुप में सेट होने के लिए, एक ग्रुप में हम है जो, हाँ, सेट होने के लिए सही है। तो ऐश कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट, सोलमन ऐश 1950s में इन्होंने एक स्टडी की सोशल साइकोलॉजी बेस्ड और एग्जामिन किया कॉन्फॉर्मिटी के फिनोमिना को। अब आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, चलिए मैं बताता हूँ आपको, आप इसको आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थियरी बताता हूँ। एक ग्रुप इकट्ठा किया, 8 से 9 आप बच्चे कह सकते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हम इनको बोलेंगे। 8 से 9 पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में बुलाया और एक और यहाँ पर ख़ास बात क्या थी, इनमें से सिर्फ एक ही क्या था, ओरिजिनल पार्टिसिपेंट था। ये आपको ध्यान में रखना है, एक ही बस ओरिजिनल पार्टिसिपेंट से, बाकी कॉन्फेडरेट्स थे। अब ये कॉन्फेडरेट्स क्या होता है, जिनको पहले से ही क्या दे दी गई है, इनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि आपको इस तरह बिहेव करना है, या इनको पहले से ही बताया गया है कि आपको ऐसे बिहेव करना है। और ये हम ये कह सकते हैं, अगर हम सिंपल भाषा में कहें, कि ये सोलमन ऐश के साथ मिले हुए थे। हमें सिर्फ एक व्यक्ति को ही जो अफेक्ट देखना था, उसके बिहेवियर में चेंज देखना था। तो एक ओरिजिनल
हमारे पास पार्टिसिपेंट थे, बाकी सभी के सभी फेक थे, हम ये कह सकते हैं। अब प्रोसीजर क्या रहा कि आपको 2 कार्ड्स दिखाए जा रहे हैं, एक कार्ड्स में एक लाइन है और दूसरे जो कार्ड में 3 लाइनें हैं, ठीक है। कुछ इस तरह अगर मैं बना दूं, अब कार्ड ए है और कार्ड बी है, सभी को ये कार्ड दिखाए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप पब्लिकली अपने आंसर को बताइए कौन सा कार्ड है जो इनमें आपस में, जो ये ए कार्ड में से बी कार्ड में से ए की कौन सी लाइन मैच करती है, दोनों में कौन सी बराबर है। अब सभी को लाउडली बोलना था, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले उन कॉन्फेडरेट्स को आगे किया जाता है और ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स को बिल्कुल आखिर में रखा जाता है। तो कॉन्फेडरेट्स है तो ऑब्वियस है वो सभी रॉन्ग आंसर करेंगे कि सभी ने, किसी ने कहा कि ये तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कि किसी ने कहा थर्ड लाइन मैच करती है, किसी ने कहा सेकंड लाइन मैच करती है, किसी ने कहा कि फर्स्ट लाइन मैच करती है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लाइन कहने वाले कॉन्फिडेंट्स बहुत कम थे, उन्होंने सभी ने ही गलत आंसर किया। और इसका ओरिजिनल पार्टिसिपेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो ये सोचता है कि अरे यार कहीं मैं ही तो नहीं गलत हूँ, है ना। हम कई बार सोचते हैं कि भाई मैंने तो ही नहीं गलत किया, लेकिन हालांकि आप सही हैं, आपको पता है कि आप सही हैं, लेकिन फिर भी आप आंसर है जो गलत कर रहे हैं। ये है कॉन्फर्मिटी का एक्सपेरिमेंट, सोलमन एश का एक्सपेरिमेंट। आप इसको पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, आपको पता होना चाहिए कैसे एक इंडिविजुअल ने अपने बिहेवियर में चेंज किया। तो यहाँ पर रिजल्ट्स क्या आते हैं, हम रिजल्ट्स की बात करते हैं। द एश कॉन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट दैट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट conformed to the incorrect group of consensus at least some of the time even when the answer was clear, जबकि आंसर बिल्कुल क्लियर था। चलिए मैं आपको इसकी एक पिक्चर दिखा देता हूँ। अब आप इसमें से बताइए इस वाली, जो ये वाली लाइन है हमारी, इनमें से कौन सी लाइन मैच करती है। ऑब्वियस है यार, सभी को पता है लाइन ए मैच करती है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स क्या देखने को मिला, उन्होंने रॉन्ग आंसर किया। ये था कॉन्फॉर्मिटी का एग्जाम्पल कि हम अपने उस ग्रुप के हिसाब से अपने बिहेवियर में, एटीट्यूड में, बिलीफ में चेंज लेके आ रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब कुछ थियरीज है इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। देखिए ये क्या है, इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। जब हमें ये लगता है ना कि हमारा जो ग्रुप, जिस ग्रुप से हम बिलोंग करते हैं, या एक पर्टिकुलर ग्रुप, हमें ये लगता है कि ये ग्रुप ना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इसको मेरे से ज़्यादा इसको इन्फॉर्मेशन है, और हम उसके डिसीज़न को मान लेते हैं, हम उसकी चॉइसेस को करेक्ट समझ लेते हैं, तो उसको कहेंगे इंफॉर्मेशनल सोशल इन्फ्लुएंस। की सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, सोशल इन्फ्लुएंस, वो किसकी वजह से हो रहा है, इन्फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। या सेकंड आता है हमारे पास नॉर्मेटिव सोशल इन्फ्लुएंस, जहाँ पर इंडिविजुअल कॉन्फर्म टू द ओपिनियंस, बिहेवियर और नॉर्म ऑफ ए ग्रुप इन ऑर्डर टू सोशल अप्रूवल, एक्सेप्टेंस एंड अवॉइड रिजेक्शन। इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं क्योंकि वो उस ग्रुप में एडजस्ट होना चाहते हैं, रिजेक्शन नहीं चाहते, उस ग्रुप से अप्रूवल चाहते हैं, इसलिए जो आप वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा है। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल में बताया, एक्सपेरिमेंट में बताया, वहाँ पर 8 लोग थे या 9 लोग थे, तो एक ओरिजिनल था। तो वो क्या सोचता है कि इन 7 में ना कहीं अगर मैं ये वाला आंसर करूँ और मेरी बेइज्जती हो जाए, है ना, मेरी इंसल्ट हो जाए, तो इसीलिए उस ग्रुप में फिट होने के लिए, उस ग्रुप से एक्सेप्टेंस, अप्रूवल पाने के लिए वो क्या करता है, रॉन्ग आंसर करता है। इन्फॉर्मेशनल में भी यही है कि उसको लगता है कि ये ग्रुप है ना, और इसके ओपिनियन, बिलीव्स, इसके पास ओपिनियन, बिलीव्स नहीं, इस ग्रुप के पास इन्फॉर्मेशन मुझसे बेहतर है। दैट्स वाई अगर मैं गलत, हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन सही हो, लेकिन मैं अगर अपनी इन्फॉर्मेशन इनके साथ शेयर करूँगा तो इट मे बी पॉसिबल कि मुझे यहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए या मुझे एक्सेप्ट ना किया जाए। तो वो ये कॉन्फॉर्मिटी का एग्जाम्पल है, कॉन्फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास जेंडर एंड कॉन्फॉर्मिटी। जेंडर एंड कॉन्फॉर्मिटी, ओह सॉरी 2 बार हो गए यहाँ पर कॉपी, है ना। तो जेंडर एंड कॉन्फॉर्मिटी क्या होता है ये देखते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप बॉयज़ हैं या आप गर्ल्स हैं। तो ये कंसीडर किया जाता था पहले कि लड़कियां बाहर काम नहीं कर सकती, ठीक है। अब जो लड़की बाहर जा रही है उसको क्या लगेगा, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा पहली बार, या लड़के रोते नहीं हैं। अब हो सकता है किसी उनके लव्ड वन की डेथ हो गई हो और वहाँ पर उनका
अंदर से मतलब इतना इमोशन आ गया कि वो अपने रोने पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी लड़के बहुत कंट्रोल करना की कोशिश करते, हालांकि करना नहीं चाहिए। अगर आपके रोने का मन है तो आप रोइए, रिलैक्स होकर रोइए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जेंडर एंड कॉन्फॉर्मिटी, आपके जेंडर के बेस पर आप जो उस ग्रुप में एडजस्ट होना चाहते हैं और अपने डिसीजंस और बिलीव्स एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द जेंडर एंड कॉन्फॉर्मिटी, सिंपल। ओके, तो ये थे हमारे कॉन्फॉर्मिटी के थियरीज। अब हम करेंगे कॉम्प्लाइंस। कॉन्फॉर्मिटी में हमने शोल्मन एस का एग्जाम्पल किया, अब हम कर रहे हैं कॉम्प्लाइंस, जहाँ पर हम क्या करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर, एक कमांड पर अपने बिहेवियर में चेंज लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक रॉबर्ट किलाडनी थे, जिनके प्रिंसिपल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 6 प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। सबसे पहला प्रिंसिपल है रेसिप्रोकेशन। अब रेसिप्रोकेशन क्या होता है, जब आपको ये लगता है कि मैं इस, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई फ्रेंड है, आप ठीक है, आपको उसके साथ रहकर क्या करता है, ये मुझे मैथ्स के समझाता है, ठीक है यार मैं इसको केमिस्ट्री करवा दूँ, है ना, या फिर वो मेरा इमोशनल सपोर्ट करता है, वो मैं उसका इमोशनल सपोर्ट कर दूँ। कॉस्ट एंड बेनिफिट को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे यहाँ पर, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इज द प्रिंसिपल दैट पीपल टेंड टू फील ऑब्लिग्ड टू गिव बैक, क्या उन्हें कुछ ना कुछ वापस देना होगा व्हेन दे रिसीव समथिंग फ्रॉम समवन एल्स। हम कहते हैं ना कि आपको इज्जत पानी है तो आपको इज्जत देनी होगी, तो ये रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सोशल नॉर्म्स ऑफ रिटर्निंग फेवर एंड ट्रीटिंग अदर्स एज दे हैव ट्रीटेड विद यू। जैसे कि हम बोलेंगे कि जैसे को तैसा, कि जैसे उसने मेरे साथ बिहेव किया मैं भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव करूँगा, खून का बदला खून। या फिर इंडियन ट्रेडिशन में ऐसा है कि जब आपके घर पे कोई है ना मिठाई लेके आता है, तो उस बर्तन में आप कभी उसको बर्तन खाली नहीं देते, उसमें कुछ ना कुछ डाल के वापस ज़रूर देते हैं। ये रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। अब आता है क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। यहाँ पर हमारा सोर्स जो है वो क्रेडिबल होना चाहिए। ट्रस्टवर्दीनेस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटी। पीपल आर मोर लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड। पीपल किससे इन्फ्लुएंस होंगे, जो सोर्स क्रेडिबल होगा। मान लीजिए अब मैं कहूँ आपको 8 घंटा सोना चाहिए, शायद आप मेरी बात ना भी माने, लेकिन आपको कोई डॉक्टर के पास आपको प्रॉब्लम हो जाती है और डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो वो कहता है बच्चे आपको ना नींद कंप्लीट करने की ज़रूरत है, आपकी नींद को पूरी कीजिए और फिर आप है जो सही हो जाएंगे। तो अब आप किसकी बात को कंसीडर करेंगे, किसकी बात को मानेंगे, कहाँ पर अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, डॉक्टर के यहाँ। तो क्रेडिबिलिटी की वो शो करते हैं। सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्रेडिबिलिटी। लाइकिंग एंड फ्रेंडशिप। अब आप किसे पसंद करते हैं, जिसे आप ज़्यादा पसंद करते हैं वहीं पर आप है जो अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, रिलेटेबल होगा, फ्रेंडली होगा। तो जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर बात करते हैं सेल्स पर्सन ऑफर बिल्ड रैपो। ये एग्जाम्पल क्या करता है, जब भी हमारे यहाँ क्या होता है, मान लीजिए कोई साड़ी बेचने वाला है या बेड वगैरह की जो चादर हैं उनको बेचने वाला आ गया, या कुछ भी बाहर जो सामान जो वेंडर्स आते हैं वो बेचने आ जाते हैं, तो क्या करेंगे, बहन, मम्मी को बहन या बहन जी आप ऐसे ले लीजिए, इतना लगा देंगे, आप देखिए तो सही, बाद में रेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो घर का मामला है। अबे वो बाहर का व्यक्ति है, हम उसको घर का मामला कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप, यहाँ पर हम फ्रेंडशिप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमारे जो मैसेज से इन्फ्लुएंस हो जाए, हमारे प्रोडक्ट को बाय कर लें। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम वहाँ पर फ्रेंडशिप क्रिएट कर लेते हैं, हम उनको पसंद करने लग जाते हैं। पसंद का मतलब क्या है कि हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम वहाँ पर है जो क्या करेंगे, अपने बिहेवियर को चेंज कर लेंगे, जैसे वो बोलेगा वैसे हम कर सकते हैं। क्रिएसिटी किसे कहेंगे। अब आपने देखा होगा अमेज़ोन पर कुछ प्रोडक्ट खरीदते हुए कि 2 लेफ़्ट, ओनली 2 लेफ़्ट, ओनली 1 लेफ़्ट। या फिर आपने ये देखा होगा कि 2 पम्पलेट्स लगाए गए हैं, एक में तो कहा गया है कि 15,000 वैकेंसीज, ठीक है, एक में कहा है लिमिटेड वैकेंसी। तो कहाँ पर लोगों का रुझान ज़्यादा होगा, इंटरेस्ट लोगों का यहाँ पर ज़्यादा होगा लिमिटेड वैकेंसी, जहाँ पर स्कैर्सिटी है, किसी चीज़ की कमी है, और जहाँ पर जिस चीज़ की कमी होती है मार्केट में उसी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा रूल है। जैसे कि अब रिसेंटली आपने टमाटर का देखा होगा, ठीक है, फसल ख़राब होने की वजह से टमाटर हो गए रुक, जो जितने भी अब बचे हुए टमाटर थे उनकी वैल्यू है जो। द प्रिंसिपल ऑफ स्कैर्सिटी सजेस्ट दैट पीपल वैल्यू आइटम अपॉर्चुनिटीज़ मोर व्हेन दे आर परसीव्ड एज रेयर। जब उनको लगता है कि ये चीज़ें कम हैं या लिमिटेड रह गई हैं या डिमांड हाई हैं,
तो वहाँ पर वो क्या है, अपनी रुचि को ज़्यादा दिखाना शुरू कर देते हैं, इंटरेस्ट उनका वहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये है सैक्रेसिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल वैलिडेशन। अब सोशल वैलिडेशन कैसे, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं ये प्रोडक्ट खरीदना मेरे लिए सही रहेगा नहीं रहेगा। रिव्यूज़ देखते हैं, फिर आप कहाँ पर जाएंगे, रिव्यूज़ पर जाएंगे। आप ये देखेंगे सोशली कितना वैलिड प्रोडक्ट ये कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो सोशल वैलिडेशन मीन्स औरों ने ये खरीदा है तो मैं भी खरीद लूँ, शायद अच्छा रहेगा। या फिर आपने देखा होगा आजकल है जो आईलेट्स काफ़ी चला हुआ है, आजकल क्या है तो मतलब 1 2 3 4 5 साल से काफ़ी चला हुआ है। जिसको देखे वही क्या कहता है, मुझे तो बाहर जाना है, ऐसे करके दिखाता है। अब तो वहाँ पर क्या है, सोशल वैलिडेशन चल रहा है कि एक जा रहा है, ठीक है यार वो गया है, उसने, मैंने उसकी फ़ोटो देखी इंस्टाग्राम पे, तो इट मे बी पॉसिबल वो मेरे लिए भी अच्छा ही होगा, ठीक है। आप देखते हैं कि हाँ उसके पेरेंट्स ने जो क्या किया, उसको बाहर भेज दिया, मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता हूँ, मैं भी बाहर चला जाता हूँ, क्योंकि कोई एक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है तो आप ये काम कर रहे हैं, तो वो सोशल वैलिडेशन है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। सोशल वैलिडेशन मीन्स आपको सोसाइटी में किस तरह वैलिडेट किया जा रहा है, सिंपली, ठीक है। तो आप कस्टमर वाले रिव्यू एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कैसे कमिटमेंट एंड कॉम्पिटेंसी होती है, मान लीजिए आपने किसी काम के लिए अपने आप को कमिट किया है, ऑब्वियस सी बात है कि मैं 1 घंटा डेली काम करूँगा, डेली पढ़ूंगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है जब आपने एक दिन किया तो आप दूसरे दिन करेंगे, दूसरे दिन किया तो फिर आप तीसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन किया तो फिर आप चौथे दिन, मीन्स आप कंसिस्टेंसी शो करने लग जाएंगे, अपने बिहेवियर में धीरे 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 क्या हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। वंस समवन टेक्स ए स्मॉल स्टेप, जब आप एक स्मॉल स्टेप उठाते हैं किसी भी, जो भी आपने कमिटमेंट बनाया है, किया है, तो दे आर मोर लाइकली टू टेक एडिशनल स्टेप्स इन सेम डायरेक्शन। तो आपके ज़्यादातर चांस हो जाते हैं कि आप उसी डायरेक्शन में दूसरा स्टेप भी उठाएंगे। तो ये 6 प्रिंसिपल्स थे हमारे, ठीक है, किस चीज़ के, कंप्लायंस के। अब बात करते हैं यहाँ पर 4 कंप्लायंस स्ट्रेटेजी, काफ़ी इम्पोर्टेंट, और एग्ज़ाम में हर बार एक जो स्ट्रेटेजी आपको देखने को मिलती ही मिलती है। सबसे पहली टेक्निक आएगी फुट इन द डोर। फुट इन द डोर में क्या किया जाता है, चलिए थियरी पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। द फुट इन द डोर टेक्निक इन्वॉल्व मेकिंग ए स्मॉल इनिशियल रिक्वेस्ट दैट इज लाइकली टू बी एक्सेप्टेड एंड फॉलो ए लार्ज रिक्वेस्ट। अब कंप्लायंसेस मैंने क्या कहा था, आपको एक छोटी कमांड दी जाती है, एक रिक्वेस्ट की जाती है, और आप उस रिक्वेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं। अब कंप्लायंस चल रहा है तो आप इसकी डेफिनेशन को ध्यान रखिए। अब फुट इन द डोर की टेक्निक पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपका एक फ्रेंड है, आपसे पैसे उधार मांगता है और वो कहता है कि यार मुझे ना 50 रुपये दे दे बस एक बार, ठीक है। अब उसने एक बार आपसे 50 रुपये मांगे, आपने क्या किया, यार 50 तो कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट ए बिग डील, मैं उसको दे देता हूँ, आई पे यू, आपने उसको दे दिया। नेक्स्ट टाइम वो क्या करता है, यार 500 रुपये दे दे, चलो कोई बात नहीं यार, पीछे भी मैंने दिए थे, अब की बार वो दे दे, 500 रुपये दे दिए, अब की बार यार 5000 रुपये दे दें। तो वो वहाँ पर क्या कर रहा है, आपके पैरों से आपके दरवाजे तक आ गया। मतलब ये याद रखने की टेक्निक ऐसा कुछ नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, आपसे सबसे पहले स्मॉल रिक्वेस्ट की जा रही है, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तुरंत आपसे जो लार्ज रिक्वेस्ट की जा रही है। पीपल आर मोर लाइकली टू एग्री टू द लार्जर रिक्वेस्ट आफ्टर दे हैव ऑलरेडी कंपाइल्ड विद द स्मॉलर वन। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही देखे जाते हैं कि जब आप किसी को एक छोटी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जो आप क्या कर लेते हैं, एग्री कर लेते हैं, तो सेकेंड टाइम आप जब उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम चांस। अगर आपने ट्रेंड्स देखा हो, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पर क्या करते थे पहले लोग, जो ट्रैप होता था शुरुआत में, जो लड़के जो लड़कियों के पास मैसेज सेंड करते थे, एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुने, एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुने, तो वो क्या करते थे, एक बार वो कहती चलो बताओ क्या कहना चाहते हो, वो धीरे 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 करके उनको कन्विंस कर लेते थे, फिर रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती थी और फिर उनको चीट करते थे। तो ये फुट इन द डोर टेक्निक का यूज़ किया जाता है, कंप्लायंस स्ट्रेटजी। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। या एक और एग्जांपल देखिए, कितना अच्छा एग्जांपल है कि आपको 30 डेज़ का फ्री यूट्यूब ट्रायल मिलता है, या फ्री किसी भी प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कोई भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, 30 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है। और जिसने 30 डेज़ का फ्री ट्रायल लिया है, मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि वो क्या करेगा, आगे उसका रिचार्ज भी करवाएगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी लेगा। तो ऐसे फुट इन द डोर टेक्निक की मदद से जो ये सोशल साइकोलॉजी में है, जो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है।
अब बात आती है डोर इन द फेस टेक्निक की। द डोर इन द फेस टेक्निक इन्वॉल्व मेकिंग एन इनिशियल अनरीजनेबल रिक्वेस्ट दैट इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड। कि आप आएंगे और आते ही आप कहेंगे यार मुझे ना अर्जेंट 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब इतना अमीर तो शायद आपका दोस्त होगा नहीं कि आप 10 लाख रुपए आपको कहने के तुरंत बाद ही दे देगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंपनी का एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट उन्होंने क्या डिमांड की कि आपको 17,000 रुपये ईयरली देना होगा। आप जानते नहीं हैं लेकिन आप कैसे विदाउट पहली बार इंस्टॉलेशन पर किस प्रकार आप उसको मतलब 17,000 रुपये कैसे पे करेंगे। या इसका एक और एग्जांपल कि आप किसी लड़के या लड़की को डायरेक्ट जाकर आई लव यू बोल दें। तो ये क्या है, ये वो रिक्वेस्ट है जो कि आप डायरेक्ट आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, फॉलोड बाय रीजनेबल। अब आपने एक बार उसको रिजेक्ट कर दिया, अभी ऐसा थोड़ी होता है हर जगह आपको ऐसा ही रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो फिर आप एक रीजनेबल रिक्वेस्ट करेंगे, एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो हो जाए, फ्रेंडशिप तो कर सकता हूँ, मैं तुमसे बात तो कर सकता हूँ। या आप 3 दिन का फ्री ट्रायल तो ले सकते हैं, उसके बाद आप पे कर दें। या फिर आप जो 10 लाख नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप 10,000 रुपये दे दीजिए। तो वहाँ पर आप कन्विंस होने के ज़्यादातर चांस रहते ही रहते हैं। जैसे कि एक सेल्स पर्सन करता है, सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको हाई एंड प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं जहाँ पर आप देखते ही मना कर देंगे, अपनी पॉकेट को देखते ही यार मेरी पॉकेट खाली है। लेकिन वो क्या करेगा उसके बाद कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाएगा जो उसके लिए तो प्रॉफिटेबल रहेंगे लेकिन उसका अल्टरनेटिव होगा। जैसे ब्रांडेड और लोकल ब्रांड होती हैं ना, उनमें क्या होता है रेट में दिन रात का फ़र्क होता है। और जो आपको सबसे पहले ब्रांडेड दिखाएगा कि सैमसंग के फ़ोन यार 1 लाख का, MI का फ़ोन 12,000 का। तो ये इस तरह के सिम्टम्स आप क्या करेंगे, बेनिफिट उसको उसमें भी इतना है, इसको इसमें भी इतना है, लेकिन वो क्या करेगा आपको MI का प्रोडक्ट भी आपको बेच देगा। तो ये टेक्निक थी डोर इन द फेस टेक्निक। अब आती है बात लो बॉल टेक्निक की, इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। द लो बॉल टेक्निक इन्वॉल्व इनिशियली प्रेजेंटिंग ऑन अट्रैक्टिव ऑफर टू डील ए पर्सन, वंस द पर्सन एग्री एडिशनल प्रीवियसली अनडिस्क्लोज कॉस्ट कंडीशंस आर रिवील्ड। आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा कि हम अगर बताएं आपको एग्जांपल, तो आप लोगों ने सेल्स में देखा होगा कि आप जब भी कोई कार लेने के लिए जाते हैं तो आपको क्या कहा जाता है, सिर्फ 4,29,537 रुपये की कार आप पे करिए और आप घर ले जाइए। ऐसी चीज़ें आपको सुनने को मिलती है। या आप 10,000 डाउन पेमेंट भरिए और घर पर बाइक लेकर जाइए, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको ये अट्रैक्ट करने के लिए लो बॉल टेक्निक, पहले आपको क्या करा है, जो आपके बिहेवियर को इफ़ेक्ट किया जा रहा है, आपको परसुएट किया जा रहा है कि आप आएँ, एटलीस्ट आप एक बार प्रोडक्ट देखें और फिर हम आपको कन्विंस करेंगे कि इतने रुपए में आप डील डन करें। ठीक है भाई साहब, इतने रुपए में डील डन हो गई। लेकिन जब आपके पास बिल बन के आता है तो वहाँ पर CGST, GST, इंश्योरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे ऐसे चार्जेस करके आपको 5 लाख रुपए तक लेकर जाया जाता है। और वहाँ पर आपको है जो ये 70,000 रुपये ज़्यादा महंगी पड़ जाती है कार। ये लो बॉल टेक्निक का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कार डीलर एग्जांपल सेम है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनग्रेशिएशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होगा, देखिए यहाँ पर यूज़ करते हैं हम फ्लैटरी, प्रेज और कॉम्प्लीमेंट्स टू मेक वन सेल्फ मोर लाइकेबल टू अनदर पर्सन इन ऑर्डर टू इंक्रीज चांस और कॉम्प्लायंसेस विद द रिक्वेस्ट। हम यहाँ पर लोगों को परसुएट करते हैं हमारे मैसेजेस से, रिक्वेस्ट से, कॉम्प्लीमेंट से कि आप बहुत दिखने में बहुत सुंदर हो, या आप एक बार एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, मैं बैठा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। इस तरह की चीज़ें आप क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं। जैसे कि वर्क प्लेस सिटिंग में क्या होता है, एक एम्प्लॉय कंसिस्टेंटली कॉम्प्लीमेंट प्रोवाइड करता है अपने सुपरवाइज़र को कि सर आपकी लीडरशिप रही तो हम ज़रूर यहाँ तक पहुँचेंगे, या आपने ऐसा किया, अगर आप हमारे साथ रहे तो हम इस मुकाम पर चले जाएंगे। इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। और जब प्रमोशन की बात आती है तो वो क्या करेगा सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट पर उस व्यक्ति का प्रमोशन कर देगा जो उसकी जो प्रेज़ करता था, जो उसको अप्रिशिएट करता था। ठीक है, तो ये क्या है, इनग्रेशिएशन टेक्निक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ओबीडियंस का है। यहाँ पर हम 3 एक्सपेरिमेंट करेंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ओबीडियंस का, जहाँ पर हम एक डायरेक्ट अथॉरिटी के थ्रू अपने बिहेवियर में चेंज लेके आते हैं, जबकि हमें ये पता होता है कि ये चीज़ें गलत है या सही नहीं है। ओबीडियंस का सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट मतलब हम करेंगे वो है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट।
फिलिप जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1971 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंडर क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट के ग्रुप को, मान लीजिए अप्रोक्सीमेट 24 स्टूडेंट्स थे जिनको डिवाइड कर दिया गया 12 के ग्रुप में, रैंडमली असाइन कर दिया जाता है। 12 स्टूडेंट के ग्रुप को बना दिया जाता है। एक को क्या रोल दिया जाता है कि आप पुलिस बन गए, जेल के गार्ड बन गए, ठीक है। और 12 जो अलग जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिजन का रोल दिया जाता है। अब गार्ड्स को स्पेशली यहाँ पर उनकी ड्रेस दी जाती है, प्रॉपर नेम बैजिंग दी जाती है, हाथ में डंडा और हथकड़ी के साथ, ठीक है। उनको जो तैयार किया जाता है कि आप एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं, ठीक है। और जो दूसरे 12 जिनको प्रिजनर बनाया जाता था, बनाया गया था, प्रिजनर्स, यहाँ पर प्रिजन नहीं, सॉरी, प्रिजनर बनाया गया था कि वो कैदी बनाए गए। और उनको कैसे कैदी बनाया गया, वो जो गार्ड्स हैं वो उनके घर गए गाड़ी लेके, जो पुलिस वाली गाड़ी लेके, उनको घर से उठाया, नकाब डाला, जो पुलिस अरेस्ट करती है जैसे, हथकड़ियाँ डाली, और फिर उनको है जो कहाँ पर लेके आए, स्टैनफोर्ड प्रिजन, जो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा था उस जेल में, वहाँ पर लेके आए और वहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर जो फिलिप जिम्बार्डो थे वो क्या थे, अथॉरिटी फिगर थे, और गार्ड्स थे वो उनको प्रिजनर्स को कंट्रोल कर रहे थे, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे थे। फिलिप जिम्बार्डो ने कहा कि उनको है जो मिसबिहेव करने नहीं देना है, आप लोगों की जिम्मेदारी है। तो गार्ड्स ने क्या किया, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनको पीटना शुरू कर दिया, उनको साथ है जो बैड वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने ये कहाँ से सीखा, सीधी सी बात है, ये कहाँ से सीखा, एक रोल जो पुलिस ऑफिसर या उनको गार्ड्स, जो प्रिजनर गार्ड्स का जो उन्हें रोल दिया गया, वो उनके बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है, प्रिजनर्स के बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करता है। और एक अथॉरिटी फिगर है तो दोनों एक ही क्लास के बच्चे, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, जैसे ही फिलिप जिम्बार्डो ने जिस तरह उनको ऑर्डर दिए वो उसी तरह उनको मानते चले गए। तो यहाँ पर ये देखा गया कैसे एक अथॉरिटी फिगर के थ्रू बिहेवियर में चेंज आ रहा है, एटीट्यूड में चेंज आ रहा है, और सभी के एक्शंस में चेंज आ रहा है। तो ये सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा, क्रिटिसाइज भी किया गया। आई थिंक ये 6 डेज़ चलना था, लेकिन ये सारा ही 2 और 3 डेज़ में इसको बंद करना पड़ा था, क्योंकि दो जो कैंडिडेट्स थे, पार्टिसिपेंट्स थे, वो इतनी गंभीर रूप से जो इससे अफेक्ट हो गए थे कि उनकी लाइफ में ये काफ़ी, मतलब वो उस चीज़ से उभर नहीं पाए थे, है ना। तो ये था एक ओबीडियंस का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। ये थियरी आप पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल सेम ऐसे ही इसमें बताया गया है, ठीक है। तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट होफलिंग एक्सपेरिमेंट। होफलिंग एक्सपेरिमेंट में भी आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। ये चार्ल्स के होफलिंग ने 1966 में किया था। यहाँ पर क्या किया गया, कुछ नर्स हैं एक हॉस्पिटल में, और उनको एक डॉक्टर का कॉल आता है कि मैं ऐसे ऐसे डॉक्टर बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, इस वार्ड में इन पर्सन्स को एक ड्रग है जिसका नाम था एरोटेन, शायद अभी देखते हैं। reality not involved in experiment called researcher assistant। एस्ट्रोटेन नाम का ड्रग्स है जो पेशेंट को देना था। अब जो रिसर्चर थे वो डॉक्टर, उन्होंने कॉल पे किया, उन्होंने ये चेक करने के लिए कहा, जब एक डॉक्टर का कॉल आता है, मीन्स एक अथॉरिटी फिगर का कॉल आता है, तो क्या वो ओबीडियंस, मतलब उस आज्ञा का पालन करेंगे जो एक डॉक्टर ने कहा, जबकि उन्हें पता है कि ये एक्शन सही नहीं है या गलत है। ये इट मे बी पॉसिबल कि जो पेशेंट की जान तक जा सकती थी वहाँ पर। तो मैक्सिमम नर्सिज ने 21 आउट ऑफ 22 नर्सिज ने क्या किया, उस ऑर्डर को कंसीडर किया, उस ऑर्डर को मान लिया, और वो है जो उनको ड्रग्स देने के लिए चले गए। उनकी डोज 10 mg से 20 mg एक्सीड कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी ये रिजल्ट निकलता है कि कोई भी अथॉरिटी फिगर जब कहीं पर जो अपना ऑर्डर पास करता है, लेकिन वो अथॉरिटी फिगर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी उठ के आया और उसने कहा कि शट डाउन, चुप हो जाओ, शट अप, ऐसे कोई भी चुप नहीं होता, लेकिन उस अथॉरिटी फिगर का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स काफ़ी सीनियर होते हैं, डॉक्टर्स क्या करेंगे, उनको ऑर्डर करेंगे और वो उनको मानना ही होगा। लेकिन गलत को मानना, देखिए अब कितना भयानक हो सकता था, है ना, डेंजरस।
एक और एक्सपेरिमेंट होता है यहाँ पर मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट। ये हमारा लास्ट है एक्सपेरिमेंट, इसके बाद हम एंड करेंगे यहाँ पर। मिलग्रिम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, स्टैनले मिलग्रिम ने 1961 में ये एक्सपेरिमेंट किया जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा। इस स्टडी में क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाता है, उनको एक टीचर का रोल दिया जाता है, ठीक है, टीचर का रोल दिया जाता है, और इन टीचर से ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होता है जो कि रिसर्चर होगा, और एक स्टूडेंट जो कि हमें जिसको लर्निंग सिखानी है कि ये बार बार चीज़ों को भूल जाता है, और हम इससे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर ये गलत क्वेश्चन का आंसर करता है तो उन पार्टिसिपेंट्स को उनको शॉक देना है। शॉक भी कितना, 420 वोल्ट अराउंड, ठीक है। अब 420 वोल्ट का शॉक इतना ज़्यादा शॉक है कि एक बार किसी को लग जाए तो डायरेक्ट डेथ, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो अथॉरिटी फिगर है ना, अथॉरिटी फिगर कौन होता है यहाँ पर, रिसर्चर, मिलग्रिम हम बोल सकते हैं यहाँ पर, स्टैनले मिलग्रिम। और यहाँ पर जो टीचर्स थे, जिनको टीचर्स का रोल दिया गया, वो कौन थे, वो स्टूडेंट जिनको कॉलेज से लेके आया गया था। और जो स्टूडेंट था जिसको हमें शॉक देना था, वो कौन था, एक एक्टर था, वो सिर्फ एक एक्टिंग कर रहा था, ठीक है, मुझे करंट लग रहा है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है कि जब अथॉरिटी फिगर ने ऐसा कहा कि तुम उसको शॉक दो उसको शॉक, तो लगभग सभी टीचर्स, सभी पार्टिसिपेंट्स ने उन्हें 450 वोल्ट तक शॉक देने की सोची। तो देखिए कितना डेंजरस डिसीज़न है ये, कितनी, है ना, भयावह कंडीशन है कि हम सोचें तो भी कैसे एक आदमी अपनी इंसानियत को भूल सकता है एक अथॉरिटी फिगर के थ्रू। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने की, कॉन्फॉर्मिटी, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, इन तीनों को हमने स्टडी किया। यहाँ पर शोल्मन एस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर रॉबर्ट किलाडनी, और यहाँ पर हमने जो 3 एक्सपेरिमेंट, स्टैनफोर्ड, मिलग्रिम एंड हॉफलिंग हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट, ये हमने कवर किया। और यहाँ पर हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपके लिए वीडियो इंटरेस्टिंग रही होगी। काफ़ी मैं एग्जांपल्स चूज़ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, एक व्यू मिल जाए आपको, एक ओरिएंटेशन अच्छा मिले आपको, ठीक है। तो ये हमारा लेसन 5th यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नोट्स की बात करूँ तो मैं नोट्स आपको ₹9 पर PDF पे करना होगा। पे करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर से और ईमेल आईडी से, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चलाते हैं, टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम से, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप हमसे जो जुड़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इन दोनों जो प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम और यूट्यूब पर, आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहेंगी कि ये वीडियोस, ये जो नोट्स है जो अपलोड हो गए हैं। सो ये था हमारा टॉपिक, लेसन। यहाँ पर हम करते हैं, अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।